हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान में एपीयू एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है और एग्जाम डेट उन्होंने साथ में डिक्लेयर कर दिया है, जो कि 2 सितंबर 2024। अपने पास में एपीयू एग्जाम के लिए मेजर और माइनर दोनों एक्ट मिला के 14 एक्ट्स हैं। दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों पार्ट्स मिला के, और हिंदी और इंग्लिश अलग से जनरल, हिंदी और जनरल इंग्लिश। इसी में अगर अपन बात करें इसी में भी, तो अपने पास मेजर में 6 एक्ट्स हैं, जिसमें 3 पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट सीआरपीसी आईपी, और 3 नए बीएनएस बीएनएसएस बीएसए। और माइनर के एक्ट्स की बात करें तो उसके पास उसमें अपने पास 8 एक्ट्स, एस सी एस टी एक्ट, पॉक्सो, जीजे, पीओ, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 एंड 2022। तो ये कुल मिला के 8 माइनर और 6 मेजर। उसमें से यार मेरी पहली क्लास है, जिसमें फर्स्ट क्लास फॉर द एपी एग्जाम्स। तो आज अपन इसके अंदर पीओ एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 है। ये एक आरजे से भी आता है, तो आरजे से जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो पहले पढ़ा हुआ है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल क्लास ऐसे मूवमेंट करता है, इनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एक्ट नंबर 22, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। क्वेश्चन आपके माइनर एपी एग्जाम्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से एक्ट का है, कौन से साल का एक्ट है। तो एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, ये ध्यान रखना है कब इसकी एसेंट मिली। तो ये 16 ऑफ मई 1958 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार शफल या कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन से दे देते थे कि पीओ कौन से साल के अंदर आया था। तो 1958, 1968, 1978 एंड सो ऑन। तो अपन को ध्यान रखना है 1958 का। इसका प्रीएम्बल की बात करें इस एक्ट की, तो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन और आफ्टर ड्यू एडमिशन एंड फॉर मैटर्स एंड डेटेल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑफेंडर्स है उनको प्रोविजन पे उनको समझा के या तो छोड़ सकते हैं या फिर ड्यू एडमिशन पे। इसके अंदर कुल अपने पास 19 सेक्शन मिलते हैं, टोटल 19 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट अटैचमेंट फंक्शन। सारे एक्ट के अंदर ये फर्स्ट सेक्शन सिमिलर ही होता है, आपको उसे भी एक पढ़ोगे फर्स्ट सिमिलर होगा। दिस एक्ट रिपोर्ट द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये 1958 कहलाता है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर 1958 कहलाता है, शॉर्ट टाइटल हो गया इसका। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के अंदर लागू होता है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। 2019 के अमेंडमेंट से ये जम्मू कश्मीर हट चुका है 2019 के। तो अभी पूरे इंडिया के अंदर एक्सटेंड होता है। एशिया कम टू फोर्स इन स्टेट, राज्य के अंदर आया ऑन सच डेट स्टेट गवर्नमेंट में वन ऑफ एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट। इसकी एसेंट की तो डेट है अपने पास में, लेकिन ये एनफोर्स का वो ये डेट नहीं है, क्योंकि ये थर्ड सब क्लॉज फर्स्ट सबसेक्शन का सबसेक्शन 3 बोलता है कि ये अलग अलग राज्य की सरकारों ने अपने अलग अलग तारीखों पे इसको एनफोर्स करा। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन ये भी सिमिलर ही मिलता है, पर कुछ एक्ट्स के अंदर अलग आता है। बाकी 90% तक एक्ट्स के अंदर सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन ही मिलता है। इन दिस सेक्शन द कंटेस्ट रिक्वायर्स फर्स्ट कोड, कोड मींस ये सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस से रूल होता है। तो ये कोड का मतलब वही है, यहाँ पे अपन संहिता संहिता कर सकते हैं। ठीक है, कोड मींस द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। बी है इसका सबसेक्शन बी, क्लॉज बी, सॉरी क्लॉज बी सेक्शन 2 क्लॉज बी है प्रोबेशन ऑफिसर, जो कि सेक्शन 13 के अंदर ही बोलता है। सेक्शन 13 के अंदर अपन डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। मींस एन ऑफिसर, वो अधिकारी जो कि नियुक्त होगा प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज एज सच, या तो बिल्कुल नियुक्त होगा या उसको पहचान दी जाएगी कि ये प्रोबेशन ऑफिसर। सेक्शन सब क्लॉज सी प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब रूल्स मेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के इस अधिनियम के अंदर जो कानून नियम है उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करेगा। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड वर नॉट डिफाइंड दिस एक्ट एंड डिफाइन सीआरपीसी या बीएनएसएस, शायद मीनिंग स्टडी असाइन टू देम इन द कोड। ऐसे जो वर्ड्स जो इसके अंदर यूज है लेकिन वो डिफाइन नहीं करा, पर वो डिफाइंड है बीएनएसएस सीआरपीसी के अंदर, तो वो वहां से गवर्न करता है। सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। पावर ऑफ कोर्ट न्यायालय की ताकत ऑफेंडर्स को रिलीज करने की आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। वेन पर्सन, सेक्शन 3 कहता है कि जब कोई अपराधी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं माइनर क्वेश्चंस बनने के, और 1-2 नंबर के क्वेश्चंस के इस सेक्शन के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस के अपन को 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनके मिल जाएंगे एक-एक नंबर के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत डिटेल्स है बहुत। व्हेन ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी, व्हेन ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 बीडी 81 400 इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसके अंदर ये बताया कि कौन-कौन से ऑफेंसेस के अंदर ये लागू होता है और एडमोशन दिया जाता है। तो व्हेन पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 बीडी 81 400 इंडियन पेनल कोड, और एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, और ऐसा कोई अपराध जो कि इम्प्रिजनमेंट जो कि सजा से पनिशेबल है, कारावास से पनिशेबल है, और नॉट मोर देन 2 ईयर, जो कि 2 साल से ज़्यादा कारावास से ना हो, और विद फाइन या फिर फाइन से हो या फिर दोनों से ही हो, उन अपराधों के ऊपर भी ये सेक्शन 3 लागू होता है अंडर द इंडियन पेनल कोड और एनी अदर लॉ। तो इंडियन पेनल कोड के अंदर दूसरे को अपराध, दूसरे कोई अधिनियम के अंदर या दूसरे को विधि के अंदर जिसके 2 साल से ज़्यादा की सजा ना हो। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ उस अपराधी के खिलाफ पहले कोई प्रीवियस कन्विक्शन पूर्व में कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ हो। नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम एंड द कोर्ट बाय द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ लुकिंग एट दैट, और वही कोर्ट जिस कोर्ट ने उस पर्सन को अपराधी दोषित करा है, दोषित करार करा है, इस पर गिल्टी ओपिनियन हैवी रिगार्ड, उसको ऐसा लगता है कि सारे सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए भी कि नेचर ऑफ द ऑफेंस है, अपराध की प्रकृति क्या है, कैरेक्टर कैसा है ऑफेंडर का, ऑफेंडर की शील कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, इट इज एक्सपीरियंस, ये जरूरी हो जाता है टू डू सो, कि ऐसा करना। देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, किसी भी बात पे होते हुए भी, किसी भी विधि में किसी बात पे होते हुए भी, ये लिखा हुआ है देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स द कोर्ट में, इंस्टेड ऑफ सेंटर हिम, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सजा देने की जगह किसी भी अपराध, किसी भी कारावास की सजा देने, किसी भी सजा की
उसको सेंटेंडर लिस्ट देने की जगह उसको और रिलीज हिम एज प्रोविजन को कंडक्ट अंडर सेक्शन 4 और सेक्शन 4 के अंदर उसको छोड़ने की जरूरत बजाय ड्यू एडमोनिशन पे उसको समझा के थोड़ी डांट फटकार लगा के उसको छोड़ दिया जाएगा। एडमोनिशन उसको थोड़ा फाइन वगैरह पे करवा दें। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग टू एनी पनिशमेंट रिलीजिंग हिम प्रोविजन को कंडक्ट अंडर सेक्शन 4 रिलीजिंग आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के यही से इस सेक्शन के लिए प्रीवियस फॉर द पर्पस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या होता है अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या आता है एनी पर्सन ऑर्डर मेड अंडर द सेक्शन सेक्शन 4। प्रीवियस कन्विक्शन के अंदर ये आता है कि पहले भी इस व्यक्ति को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग छोड़ दिया गया है तो प्रीवियस कन्विक्शन ही काउंट करा जाएगा उसका। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन कौन से सेक्शन पे लागू होता है सेक्शन 3। तो आईपीसी के सेक्शंस हैं 379, 380, 381, 404 और 420। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 कितने साल की सजा तक के अपराधों पर ये सेक्शन 3 लागू होता है। तो इसमें रहेगा 2 इयर्स, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट मोर देन 2 इयर्स, नॉट मोर देन 2 इयर्स और फाइन या फिर बोथ। और एक तीसरा क्वेश्चन उसके खिलाफ नो प्रीवियस कन्विक्शन हो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन 3 पॉइंट्स जिनके ऊपर सेक्शन 3 अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सेक्शन 3 से पढ़ी है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 ये बोलता है, और हाँ एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन जो मैं बताना भूल गया, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डज प्रीवियस कन्विक्शन मीनिंग क्या है एज पर सेक्शन 3। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है तो प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा, और प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मिलता है सेक्शन 3 का। ओके, अब सेक्शन 4 है कहता है पावर ऑफ कोर्ट रिलीज सडन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ कंडक्ट कि किसी व्यक्ति के अच्छे आचरण पर उसको छोड़ दिया जाए। तो ये बोलता है सेक्शन 4, थोड़ा लेंथी है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एक सेक्शन सेक्शन सब सेक्शन 5 है, तो हर एक सब सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट रखता है। तो वेयर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब सेक्शन वेयर पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी कमिटेड एन ऑफेंस। कोई व्यक्ति यहीं से शुरुआत होती है क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रहा हाईलाइट हो गया ये रहा कि व्हेन एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। मतलब यहाँ पे हिसाब से ये है कि जो एल आई के ऑफेंसेस है उनके नीचे के ऊपर सेक्शन 4 लागू होता है। एल आई और डेथ के ऊपर ये सेक्शन 4 लागू नहीं होता। तो वही पर्सन फॉर गिल्टी कमिटेड ऑफेंस नॉट पनिशेबल, पनिशेबल नहीं है डेथ से या एल आई से। एंड द कोर्ट एंड है ना कि और एंड द कोर्ट बाय पर्सन फॉर गिल्टी, जो कोर्ट जिसके द्वारा पर्सन गिल्टी फाउंड हुआ है उसका उसी उसी राय है हैविंग रिगार्ड टू परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड द नेचर ऑफ द ऑफेंस अपराध की प्रकृति को देखते हुए एंड द ऑफेंडर कैरेक्टर कैरेक्टर को देखते हुए ये जरूरी है कि रिलीज में प्रोविजन को करने की उसको सही प्रोविजन पे छोड़ दिया जाए उसके सही आचरण के बेस पे। देन नॉट स्टैंडिंग कंटेनिंग एंड द लॉ की समय में कोई भी देखिए लागू होते हुए भी कोई बातें होते हुए भी द कोर्ट में कर सकता ही नहीं है। ठीक है, कर सकता है, सॉरी कर सकता है, करेगा ही नहीं। मे और शाल का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्टिल आई एम कंफ्यूज इन दिस थिंग्स। तो मे और शाल कर सकता है, नॉट करेगा, कर सकता है। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू वंस कि को एक बार के लिए कोई भी अपराध को उसको अपराधी ठहराने से पहले डायरेक्ट कर देगा। ही विल रिलीज कि वो छोड़ दिया जाए एक बॉन्ड के द्वारा, कि बॉन्ड बनना पड़ेगा पहले उसको, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा विद श्योरिटीज, या तो बॉन्ड श्योरिटीज के साथ हो, बिना श्योरिटी हो। तो अपीयर इन रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन कि तू अपीयर होना और उस समय तेरे को बुलाया जाएगा, तो तेरे को बुलाया जाएगा जब तू अपीयर होना, जब से तेरे को सेंटेंस सुनाया जाएगा, अदरवाइज तेरे को छोड़ा जाएगा। व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 साल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितने साल के लिए, 3 साल के लिए उसको प्रोविजन पे छोड़ा जाता है। एज द कोर्ट में डायरेक्ट जितना कोर्ट डायरेक्ट करें एंड इन द मीन टाइम, और उसी दौरान पूरे 3 साल के दौरान कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, शांति बनाए रखनी है और अपना अच्छा आचरण करते रहना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इसके अंदर से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं सब सेक्शन के अंदर। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 पहले की किसके ऊपर लागू नहीं होता, तो नॉट अप्लाई एक तो है डेथ और एल आई। ओके, सेकंड जो इसके अंदर है, सेकंड ये बोलता है कि कोर्ट मे करती है शाल है, तो कोर्ट की पावर है मे की, ये वो कर सकती है, करेगी ही नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 3 है वो ये है कि बॉन्ड के साथ इसको प्रोविजन में छोड़ा जाएगा नहीं, तो यस एंट्री अपॉन बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये माइनस छोटे से एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, और कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, मैं मिटा दूं थोड़ा, जगह की कमी है, अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स, और उस दौरान उसको शांति बनाए रखनी है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इनमें से।
ज़्यादा कुछ साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि आप कितने बारीकी से पढ़ रहे हो, बस उसी से क्वेश्चन बनता है। एक प्रोवाइडेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको सबसेक्शन 1 समझ में आ गया होगा। इसका प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट, कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगी, शैल का यूज़ है। शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ द ऑफेंडर अनलेस इट इज सर्टिफाइड। कोर्ट उस व्यक्ति, उस अपराधी की रिलीज डायरेक्ट नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट ये सैटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अनलेस इट इज सर्टिफाइड द ऑफेंडर और श्योरिटी है, तो ऑफेंडर या उसने जिसकी भी श्योरिटी दी है, इफ एनी, दोनों में से हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड, उसका खुद का एक फिक्स प्लेस हो, फिक्स उसका ठिकाना हो रहने का, अबोर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन है, उसकी कोई रोज रेगुलर उसकी कोई नौकरी है, इन द प्लेस ओवर विद द कोर्ट एक्सरसाइज ड्यूरेशन, उसी जगह पे जहाँ पे कोर्ट अपना क्षेत्राधिकार एक्सरसाइज करता है। और या फिर इन विच द ऑफेंडर लाइक टू लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच ही एंटर्स इन द बॉन्ड, और या फिर उस उतने समय के जितने समय के लिए वो बॉन्ड के अंदर एंटर हुआ है, बॉन्ड उसने भरा है, उतने समय के लिए कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर रह रहा हो। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल करता है, इनमें से कोई भी फुलफिल, और का इस्तेमाल हुआ एंड में, इनमें से कोई भी फुलफिल करता है, तब कोर्ट उसको रिलीज कर देगा प्रोविजन पे। सबसेक्शन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ा है वो 4-5 कंडीशंस कि उसके अंदर ऑर्डर बनाने से पहले कोर्ट क्या लेगा, कोर्ट कंसीडर करेगा प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को प्रोबेशन ऑफिसर की कंसर्न लेगा। बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस, उस मामले से जुड़े हुए जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसने क्या रिपोर्ट बना के दिया, उस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट उसको कंसीडर करेगा, फिर जाके निर्णय लेगा कि इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अब सबसेक्शन 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जब कभी सबसेक्शन 1 के अंदर कोई ऑर्डर बनता है, व्हेन ऑर्डर इन सबसेक्शन 1 इज मेड, कोर्ट में अगर उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसी राय है कोर्ट में, इन हिज ओपिनियन, अगर उसकी राय के अंदर है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, कि अपराधी के हित में, अपराधी के हित में, नॉट इन पब्लिक, कहना है ना किसके किसके हित में हो रहा है, तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर, द कोर्ट में कंसीडर इट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक। ओके, सॉरी फॉर माय अर्लियर एक्सप्लेनेशन। ये दोनों का हित देखता है, दोनों का इंटरेस्ट, ऑफेंडर का भी पब्लिक का भी। So when an offender subsection 1 is omitted, and then when an order subsection 1 is made, the court makes opinion that in the interest of the offender and the public, it is experience और लोग ये जरूरी है करना। इन एडिशन, एडिशन ठीक है, एडिशन की बात हो रही है, मतलब एडिशन के सबसेक्शन 1 का मतलब प्रोबेशन ऑर्डर, रिलीज ऑफ वो रिलीजिंग प्रोबेशन ऑर्डर, उसके एडिशन की बात हो रही है। इन एडिशन पास सुपरविजन ऑर्डर, क्या पास करेगा, सुपरविजन ऑर्डर पास करता है कोर्ट, डायरेक्टिंग दैट, ये आदेश, ये निर्देश डायरेक्ट, ये निर्देश देता है कि ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर नेम इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड, उस ऑर्डर के अंदर जिस प्रोबेशन ऑफिसर का नाम है, उस प्रोबेशन ऑफिसर के ये सुपरविजन नजर के अंदर रहेगा, कितने टाइम के लिए, कम से कम, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन एंड इन सच सुपरविजन, और सुपरविजन ऑर्डर के समय इंपोज कंडीशन, ऐसी ऐसी कंडीशन भी कोर्ट लगा सकता है एज डीम जो कोर्ट को सही लगती है फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, जिससे कि ऑफेंडर को सुपरविजन करा जा सके। सिंपलेस्ट लैंग्वेज या सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं सबसेक्शन 3 क्या कहना चाहता है, तो सबसेक्शन 3 ये होता है कि सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के एडिशन में कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ऑफेंडर के हित में है या पब्लिक के हित में है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, सुपरविजन ऑर्डर निकाल देगा। सुपरविजन ऑर्डर 1 साल से कम का, नॉट लेस देन 1 साल से कम का नहीं होगा, और सुपरविजन ऑर्डर में कौन प्रोबेशन, सुपरविजन ऑर्डर के अंदर कौन प्रोबेशन ऑफिसर जिसके ऊपर निगरानी रखने वाला, उसका नाम उसके अंदर मेंशन होगा, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो सुपरविजन ऑर्डर के समय ही कुछ कंडीशंस भी लगा देगा ऑफेंडर के ऊपर, और कंडीशंस की बात सबसेक्शन 4 के अंदर कही गई है। तो सेक्शन 3 का कनेक्टेड है सेक्शन 4। तो द कोर्ट मेकिंग 5 कंडीशन है, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है इतने टाइम के अंदर, मेरे को 5 कंडीशन निकल कर आई, कौन कौन से बताता हूँ। 5 कंडीशन है। द कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर सेक्शन 3, अब जो सेक्शन 3 के अंदर जो सुपरविजन एडिशनल जो ऑर्डर बना है, जो सुपरविजन ऑर्डर, उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन लगाने के बाद सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर क्लियरली डिफाइंड है। तो द कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर सेक्शन 3 शाल रिक्वायर द ऑफेंडर, ऑफेंडर से उससे रिक्वायर है, ऑफेंडर से रिक्वायर्ड है ये चीज कि बिफोर ही रिलीज, कि वो छोड़े जाने से पहले, टू एंटर इनटू बॉन्ड की पहली बात तो बॉन्ड के अंदर आएगा विद श्योरिटीज, टू ऑब्जर्व द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन ऑर्डर एंड सच एडिशनल कंडीशंस, कि उस पुराने वाले ऑर्डर की, इस वाले सबसेक्शन 1 के अंदर, कि तुझे इसी कंडीशन को फुलफिल करनी है, लेकिन जो सुपरविजन ऑर्डर की एडिशनल कंडीशंस है तुझे ये भी फुलफिल करनी है, और वो एडिशनल कंडीशंस क्या क्या है, इन रेस्पेक्ट टू, किसके संबंध में, रेजिडेंस की, तू कहाँ रह रहा है, एब्सटेंशन की, तू कब यहाँ से जा रहा है, सॉरी कहाँ रह रहा है, एब्सटेंशन इंटॉक्सिकेंट्स कि तेरे को नशे पत्ते नहीं करने, ना सूखे ना गीले कोई से भी, और एनी अदर मैटर्स ऑफ द कोर्ट में हैव रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस कंसीडर टू इंपोज प्रिजर्विंग रेपुटेशन, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो दूसरी कंडीशन भी लगती है, तो दो मेन कंडीशन आती है, इसके अलावा कोर्ट को ऐसा लगता है तो जो मेन कंडीशन है वो क्या क्या है, प्रिवेंटिंग रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस, कि तू बार बार वही ऑफेंस नहीं करेगा, और कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द कमीशन ऑफ द अदर ऑफेंस बाय द ऑफेंडर, ना ही तो कोई दूसरा अपराध करेगा। तो कुल मिलाकर सबसे यहाँ पूरी होता है कंडीशन लगाता है। कंडीशन कौन कौन से हैं, रेजिडेंस की देखो 5 कंडीशन जो मैंने निकल गया, रेजिडेंस, सेकंड है स्टे अवे फ्रॉम द इंटॉक्सिकेंट्स, किसी को नशे पत्ते नहीं करने हैं, दूसरी बात सच एडी कंडीशन तो कोर्ट फिट, ऐसी एडिशनल कंडीशंस जो कोर्ट लगता है कि लगानी चाहिए तो कोर्ट अपनी मर्जी से लगा देगा। फोर्थ, ओवर रिपीटेशन ऑफ द ऑफेंस, और फिफ्थ कहता है कमीशन ऑफ द अदर ऑफेंसेस। ओके, तो ये सेक्शन 4 बोलता है। अब सबसेक्शन 5 क्या है, सेक्शन 5 ये बोलता है कि व्हेन कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3, तो सबसेक्शन 3 के अंदर अगर कोर्ट ने ऐसे कोई सुपरविजन ऑर्डर बना दिया है, शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर, ऑफेंडर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, ये बात कोर्ट की जिम्मेदारी है कि भाई जो कंडीशन लगाए हैं, जो कंडीशंस मैंने दी तो दी है, देखो प्रोविजन ऑफिसर के अंडर काम करने, सॉरी प्रोविजन ऑफिसर की निगरानी में रखा, तो वो सारी चीजें कोर्ट ऑफेंडर को समझाएगा। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर, के ऑर्डर के जो शर्तें हैं वो जो नियम है वो, एंड शाल फोर्स से तुरंत ही फर्निश वन कॉपी, एक कॉपी सुपरविजन ऑर्डर की ऑफेंडर को दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, एंड द श्योरिटी, तो जो श्योरिटीज दी गई उनको भी मिलेगी कॉपीज, एंड द प्रोविजन ऑफिसर कंसर्न, जो कंसर्न प्रोविजन ऑफिसर उसको भी मिलेगी। तो सेक्शन 4 शॉर्ट एंड शॉर्ट में ऑल इन ऑल ये होता है सब सेक्शन 4 ये सेक्शन 4 डेथ एंड एलआई के ऊपर ये नॉट अप्लाई,
फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इनके नीचे के ऑफेंस होंगे। सेकंड, 3 साल से ज़्यादा प्रोबेशन नहीं मिल सकता, ओके, नॉट एक्सीडिंग है। थर्ड, जो प्रोवाइडेड के अंदर है कि कोर्ट ऑफेंडर के फिक्स प्लेस ऑफ अबॉर्ड देखेगा, रेगुलर ऑक्यूपेशन या फिर उसके कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर रह रहा है। ये सारी चीज़ें सब सेक्शन 1 की है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? बस कोर्ट ये प्रोबेशन ऑफिसर पीओ प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट कंसीडर करेगा बिफोर रिलीज। सी मतलब कंसीडर सी बिफोर रिलीज। सब सेक्शन 3 इसमें क्या है? सुपरविजन ऑर्डर कौन निकाल सकता है? कोर्ट, नॉट लेस देन 1 ईयर, ओके, तो ये 3 तक। सब सेक्शन 4 कंडीशंस हैं 5 टाइप्स की। पहली है रेजिडेंस, सेकंड है स्टे अवे, लिख देता हूँ स्टे अवे, एब्सटेंशन, चलो जो लो है वही लिखता हूँ, एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। थर्ड है कोर्ट डीम्स फिट एज कंडीशंस। फोर्थ है नो रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस। और फिफ्थ है नो अदर ऑफेंसेस, ओके। सेक्शन 4। सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कोर्ट एक्सप्लेन कर देगा, एक्सप्लेन जो सब सेक्शन 3 के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो टू ऑफेंडर। सेकंड, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू किन किन को? ऑफेंडर, श्योरिटी और प्रोबेशन ऑफिसर को। तो ये है कुल मिला के सेक्शन 4 की कहानी। और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के ऊपर ही टिका हुआ है। अदरवाइज तो बस इसकी आगे जो है वो इसको बस पूरा करती है। बाकी मेन जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो यही है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के जो टॉपिक्स जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, मीन्स के हिसाब से भी और ट्री के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के अंदर घुमा देती है बच्चों को। सेक्शन 5 की बात करते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर्स। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन कॉस्ट। अब कोर्ट की शक्ति है कि जिन अपराधों को वो छोड़ रही है उनसे कंपनसेशन या कॉस्ट जो भी हुआ है, कंपनसेशन जो भी नुकसान हुआ है और सामने वाले व्यक्ति को, या कॉस्ट जो भी उसकी ट्रायल के अंदर कोर्ट की कॉस्ट लगी है या फिर सामने वाले पार्टी कॉस्ट लगी है, वो दिलवाने की न्यायालय की शक्ति। इसके अंदर क्या है देखते हैं। द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। जब कोर्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर किसी ऑफेंडर की रिलीज को डायरेक्ट करती है तो उस समय में इफ यू थिंक कोर्ट को सकता है मे के द सेम टाइम, उसी समय, अलग नहीं, बाद में नहीं, उसी समय मे के सेम टाइम फर्दर ऑर्डर, उसी समय ऑर्डर बनाएगी डायरेक्ट इनको पे कि टू पे कर। फर्स्ट है सच कंपनसेशन। ऐसा ऐसा कंपनसेशन, मतलब इसे बोलेंगे हिंदी में, क्षति अपराध की किसी व्यक्ति को या अन्य क्षति के लिए प्रतिकर कंपनसेशन, सच कंपनसेशन एज अ कोर्ट थिंक रीजनेबल, कि कोर्ट को ऐसा सही लगता है तो कंपनसेशन कोर्ट देगी उस व्यक्ति को पे करने के लिए जिस व्यक्ति ने उसके द्वारा उसकी वजह से इंजरी या लॉस उसको हुई हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए व्यक्ति के वजह से बी को कोई इंजरी हो गई तो इस जगह कोर्ट रिलीज करने से पहले ए को बोलेगी तो बी को कंपनसेट कर, ठीक है। तो ये है फर्स्ट। बी है सच कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स कोर्ट थिंक रीजनेबल, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर खर्चा हो गया वो भी दिलवाया जाए तो वो कोर्ट बोल देगी कि भाई तो उसको पे। सेकंड होता है अमाउंट ऑर्डर टू पेड सब्सिडी, कि जो सब्सिडी के अंदर जो भी अमाउंट रीजनेबल जो भी कोर्ट लगता है एक्स वाई जेड, कोई भी उनको लगता है कोर्ट को कि देखो इतना अमाउंट देना है 10,000 20,000 30,000, तो जो भी रीजनेबल अमाउंट कोर्ट कर सकता है जो सब्सिडी के अंदर ऑर्डर करता है, द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सेक्शन 1 में भी रिकवर्ड एज अ फाइन, वो फाइन के साथ रिकवर कर लेंगे इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन सेक्शन 421 और 422 कोड। कोड के सेक्शन इन सेक्शन के हिसाब से जैसे वहाँ डिफाइन है कि कैसे रिकवर होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी रिकवर कर देंगे। वहाँ पे दिया गया है रिकवर करने का कि एरिया के तौर पे रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करके अटैच करके कर सकते हैं। जब अपन वो एक्ट पढ़ेंगे तो वो समय बता दूंगा आगे। सेक्शन 3 क्या होता है? सब सेक्शन 3 अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट एजिंग आउट ऑफ सेम मैटर। अगर उसी इसी सेम मैटर से सिविल कोर्ट भी ट्रायल ले कर रहा है उसी ऑफेंडर की, फॉर विद ऑफेंडर को जिसके अंदर अभियोजित अभियोजन चल रहा है ऑफेंडर पर, तो फिर वो सिविल कोर्ट भी जो अमाउंट पे करने का बोला गया है उसको रिसीव कर सकती है। शाल टेक इनटू अकाउंट एनी अमाउंट पेड रिकवर्ड कंपनी तो गिवन इन अकॉर्डिंग डैमेजेस। जिस समय सिविल कोर्ट डैमेजेस अवार्ड करी उस समय क्या फाइन पे करा है वो वहां से उतना लेस कर देंगे, कंसीडर कर लेगी सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सेक्शन 5 को सिंपल करूँ तो ये बोलता है वो सेक्शन 5 कि कोर्ट जिस समय सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर ऑफेंडर को रिलीज करने का ऑर्डर दे रही है वो एडमोनिशन पे या फिर प्रोविजन को कंडक्ट है, तो उस समय कोर्ट को ऐसा लगता है कि साथ साथ तो छोड़ तो नहीं हूँ लेकिन सामने वाले पार्टी को तो कुछ दिलवाया जाए, तो उस समय जो उसके सामने वाले पार्टी को क्षति होती है उसके बराबर कंपनसेशन या उसके बराबर नहीं होती, जितना रीजन कोर्ट लगता है तो वो सबसे एक अंदर क्लॉज एक अंदर बताया गया कि उसको कंपनसेट करवा देगी, या फिर बी के अंदर बताया गया कि
खर्चे के पैसे दिलवा देंगे। अब 2 को तो बस ये डिफाइन कर रहा है 1 को कि फाइन की तरह रिकवर करेंगे, और 3 ये बता रहा है कि सिविल कोर्ट के अंदर उसी ऑफेंडर का मामला चल रहा है, तो अगर उसी ऑफेंडर के खिलाफ कोई अवार्ड डिग्री अवार्ड कर दी गई है, तो फिर उसमें से ही उसके अंदर जितने पैसे का इसमें क्या कोर्ट ने उसको फाइन लगाया, उतना यहाँ से अगर ये जितने यहाँ पे पे करता है, उतना उसमें से लेस हो जाएगा। तो सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर एज जो क्वेश्चन बन के आता है वो एज से ही बन के आता है कि कितने साल के व्यक्ति को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर बेनिफिट मिल सकता है या प्रोबेशन छोड़ा जा सकता है, या कौन सी ऐसी जो कंडीशंस हैं। तो ये सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन लोगों को छोड़ा जाता है। तो इसके अंदर है कि व्हेन एनी पर्सन है 21 ईयर्स ऑफ एज, क्वेश्चन यहीं से बनता है, बस यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कितने साल के व्यक्ति को, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, तो 21 ईयर्स ऑफ एज, ध्यान रखना 21 ईयर्स ऑफ एज, डबल डबल मैंने इसको लिखा हुआ है, एक बार और लिख देता हूँ 21, क्योंकि मेरा कुछ गलत हुआ है आ गया। वेरी पर्सन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये ना, ये देर से बारीकियां हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और एज एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। When any person at 21 of age is found guilty or he committed an offense under ठीक है, under of the 21 of age, when a person under 21 of age अगर वो मिलता है कि उसने ऐसा ऑफेंस करा है, committed an offense punishable with imprisonment, जो कि ऐसे कारावास से दंडित है, बट नॉट द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बस क्योंकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं हो, अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले अपराध कर दिया उसने, तो फिर उसको चाहे वो 21 साल से ही छोटा हो, उसको लागू नहीं होगा ये। तो दो कंडीशन, एक तो 21 साल से छोटा हो, दूसरा उसने एलआई वाला अपराध नहीं करा हो, मतलब एलआई के नीचे के अपराध करे हो, एलआई से ऊपर के नहीं हो, मतलब डेथ वाले भी नहीं करे। तो when any person at 21 of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment, not in imprisonment for life, the court by the person found guilty, वही कोर्ट जिसके द्वारा वो person guilty found हुआ है, shall not sentence him to imprisonment, वो उसको imprisonment का दंडादेश, मतलब कारावास का दंडादेश नहीं देगी जब तक कि इट इज सर्टिफाइड, कि वो सर्टिफाई नहीं रहती, संतुष्ट नहीं रहती, हैविंग रिकॉर्ड समझ केस इंक्लूडिंग द ऑफेंस, कि केस की परिस्थिति क्या है और ऑफेंस की प्रकृति क्या है और कैरेक्टर कैसा है ऑफेंडर का, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल, कि कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है, तो फिर संतुष्ट होना जरूरी है। अगर संतुष्ट नहीं होती है कि हाँ भाई वो डिजायरेबल ही नहीं है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग छोड़ने के लिए, तो फिर क्या करेगी कि इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील ही ऑन द सेक्शन 3 और सेक्शन 4, की ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं होगा अगर उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर डील करते हैं, तो क्या करिए, कोर्ट पासिंग सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट ऑफेंडर की शायद रिकॉर्डिंग फॉर डूइंग, तो फिर कोर्ट अपने रीजन देखते हुए ऑफेंडर को सेंटेंस सुना देगी। बस इतना ही इसके अंदर दो चीजें कि कौन से अपराध के ऊपर ये सेक्शन सेक्शन 6 लागू होता है, तो ये होता है कि वो एलआई वाले अपराध नहीं करे हो, और दूसरी उम्र कौन सी, एलआई से पनिश होने वाले अपराध नहीं करे हो, ठीक है, अगर नहीं करोगे तब तो लागू हो जाएगा, और अगर कर दिए तो केवल बचा नहीं सकता उसको। और दूसरा कि एज कितनी होनी चाहिए, तो अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब वो रीजन कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को डील करते समय, कि फॉर द पर्पस सेटिफाइंग इटसेल्फ, खुद को संतुष्ट करने के लिए, वैसे इट वुड नॉट बी डिजायरेबल डील सेक्शन 3 4, ये डिजायरेबल नहीं है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर डील करना, तो वो कौन कौन सी चीजों को देखेगी कि नहीं क्यों नहीं है, और क्यों है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर डील करना, वो ये है कि फॉर द पर्पस सेटिफाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 विद एन ऑफेंडर रेफर्ड टू सेक्शन 1, द कोर्ट शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफिसर, वही बात कि कोर्ट प्रोविजन ऑफिसर रिपोर्ट मंगवा लेगी, अगर रिपोर्ट सही आती है तो ठीक है डील कर लेगी, नहीं तो उसको डील नहीं करेगी। एंड कंसिडर द रिपोर्ट इफ एनी एंड एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिलेटेड टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल मेंटल कंडीशन ऑफ ऑफेंडर, ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर एक कोर्ट कंसीडर करेगी, और अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डील नहीं करेगी सेक्शन 3 सेक्शन 4 के अंदर। कौन कौन सी है कि प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाएंगे, दूसरी उसका कैरेक्टर कैसा है, तीसरी उसका फिजिकल और मेंटल कंडीशंस क्या क्या हैं। ओके, तो सेक्शन 6 में से बस यही बात आती है इंपॉर्टेंट, तीन चीजों की बस क्वेश्चन बन सकता है जो सेक्शन 6 से, ये होगा क्वेश्चन फर्स्ट कि एज, व्हाट एज लिमिट अंडर 21 ईयर्स। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट ऑफेंसेस, तो नॉट पनिशेबल विद एलआई। ओके, और तीसरा जो कि सबसेक्शन सॉरी सेक्शन सबसेक्शन 2 से बनेगा, वो कौन सा होगा, थर्ड क्वेश्चन वही होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स कोर्ट कंसीडर करेगी, ये तय करते हैं कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के सबसे डील करना है नहीं करना। तो फर्स्ट है रिपोर्ट ऑफ प्रोविजन ऑफिसर, सेकंड है कैरेक्टर, और थर्ड होगा उसका फिजिकल और मेंटल कंडीशन, ठीक है, तो इन चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करेगी। सेक्शन 7 छोटा सा है, इसमें सीधा क्वेश्चन आया था इसके प्रोवाइडेड से। तो सेक्शन 4 7 क्या बोलता है, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफिसर, रिपोर्ट ऑफ प्रोविजन टू बी कॉन्फिडेंशियल, मतलब गुप्त होनी चाहिए, जो प्रोविजन ऑफिसर की रिपोर्ट है ऐसे नहीं पब्लिकली है, गुप्त रहेगी वो। द रिपोर्ट ऑफ प्रोविजन ऑफिसर अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सेक्शन 4, सेक्शन 4 के अंदर जिक्र होता है एक बार, और यहाँ पे सेक्शन 2 सेक्शन 6 के अंदर जिक्र हो रहा है, शायद ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल, गुप्त तौर पर ट्रीट करा जाएगा, ठीक है, गोपनीय रखा जाएगा, गोपनीय। अब क्वेश्चन यहाँ से बना था, प्रोवाइडेड द कोर्ट में, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कम्युनिकेट सब्सटेंस देयर टू द ऑफेंडर, कि उसे कम्युनिकेट करने का ऑफेंडर को क्या चीज़ है जो उस रिपोर्ट के अंदर दी गई है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोड्यूस सच एविडेंस मे बी रिलेवेंट टू मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ आई है, हम तेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तू इसके ऊपर क्या कहते थे, तो इसको एक बार नजर डाल सकता है, इसको तो देख सकता है। तो प्रोवाइड द कोर्ट में थिंग कम्युनिकेट सब्सटेंस देयर टू द ऑफेंडर एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस, कि उसके खिलाफ एविडेंस पेश कर दे एज मे बी रिलेवेंट, जो सुसंगत होनी चाहिए टू द मैटर स्टेटेड हियरिंग, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनाना, मतलब ये सेक्शन है 313 सीआरपीसी का, मतलब 313 सीआरपीसी का होता है, ऑफेंडर को एक मौका दिया जाता है कि तू तेरे बचाव में जो भी तेरे खिलाफ एविडेंस आए तो तेरे बचाव में एक बार साक्ष्य पेश कर दे, बस यही वाली चीज़ है। तो आज के लिए अपन 7 सेक्शन ही पढ़ने वाले हैं, कल अपन इसको फिनिश कर देंगे। छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा हैवी एक्ट नहीं है, बस इसके अंदर कम सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन के अंदर कुछ डिटेल्स के क्वेश्चंस, कुछ बारीकी के क्वेश्चन बहुत
डीप डीप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही क्या कहेंगे इसको, छोटे से क्वेश्चंस हैं। आपको ढंग से पढ़ना होगा, तो आप आराम से इसके क्रैक कर लोगे आंसर्स। तो बाकी कल 8 से लेके 19 तक, कल अपन इसको पूरा ट्राई करेंगे पूरा करके। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता हो, कुछ डाउट हो, कहीं पे भी आपको कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट में लिख देना कि सर मेरे को इस सेशन के अंदर, इस लाइन से या इस सेक्शन के अंदर फिर से समझाया, तो मैं आपको पर्सनल वहीं पे ही टेक्स्ट में टाइपिंग करके समझा दूँगा। और अदरवाइज़ नहीं तो कोई भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पहले कवर करने का ट्राई करूँगा, ताकि कि मैं आगे पढ़ूँ उसके आगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। डू रिवाइज़, डू लर्न एंड ट्राई टू डू सॉल्व क्वेश्चंस एज़ मेनी एज़ यू कैन, क्योंकि रिवीजन ही आपको क्या बोलूँगा सक्सेस के करीब लेके जाएगा, नॉट कि आपने कोर्स पूरा कर लिया हो। रिवीजन, 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 सॉल्व पी वाई क्यूज़। ओके, बाय-बाय।